Hello friends, today we will complete section 17. We have already completed section 17 subsection 5 last video, and in this video we will revise section 17 subsection 1 and subsection 2 along with rule 42 and rule 43. So before starting the remaining portion of section 17, we complete the questions given in ICA study mate ऑन ब्लॉक क्रेडिट। ठीक है, तो देखिए जो क्वेश्चन नंबर 15 है ICA स्टडी मेट में दिया हुआ है, उसमें हमें ITC है अवेलेबल कितनी होगी वो कैलकुलेट करना है जुलाई मंथ के लिए। और हमें जुलाई मंथ में जो परचेज एंड सेल्स है उसकी जो डिटेल्स है, जो परचेज जो सर्विस अवेल की गई, जो परचेज की गई उसकी डिटेल हमें ये दी हुई है। ठीक है, तो जो फर्स्ट डिटेल है उसमें हमें रॉ मटेरियल है वो परचेज किया हुआ है, जिसकी जो रॉ मटेरियल हमें रिसीव नहीं हुआ, जो हमें सितंबर मंथ में रिसीव होगा। ठीक है, तो देखिए हमने जो लास्ट डिवीजन लेक्चर किया था उसमें हमने देखा था कि ITC क्लेम करने की कुछ बेसिक कंडीशन होती है कि वो मतलब कि रजिस्टर्ड पर्सन है वो ITC बुक कर सकता है अगर यूज एंड इंटेंट टू बी यूज इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस में होनी चाहिए जो भी गुड्स या सर्विसेज हैं। और फिर ये कंडीशंस थी कि मतलब उसके पास वैलिड टैक्स इनवॉइस होनी चाहिए, वो गुड्स एंड सर्विस उसका रिसीव हो जाना चाहिए, और उसके पास उसने जो पेमेंट है उसने टैक्स का पेमेंट कर दिया हो और प्लस रिटर्न फर्निश कर दी गई हो। तो यहाँ पर जो सेकंड कंडीशन थी कि मतलब कि उसने गुड्स एंड सर्विसेज रिसीव कर लिया होना चाहिए। तो यहाँ इस केस में उसने गुड्स एंड सर्विसेज रिसीव नहीं हुआ, जो सितंबर में रिसीव होगा तब वो जुलाई मंथ में ITC बुक करने के लिए एलिजिबल नहीं है। ठीक है, और नेक्स्ट है मेंबरशिप, तो यहाँ पर ITC बुक नहीं कर सकता। ठीक है, 2,50,000 का। और नेक्स्ट है मेंबरशिप ऑफ क्लब अवेल फॉर एम्प्लॉय वर्किंग इन द फैक्ट्री। तो जो मेंबरशिप है उसने क्लब की जो मेंबरशिप ली है एम्प्लॉयज़ के लिए 1,45,000 की, तो क्या इस केस में वो ITC बुक करने के लिए एलिजिबल है? तो इसके लिए हमने सेक्शन 17 सबसेक्शन 5 की थी। सेक्शन 17 सेक्शन 5 में की थी मेंबरशिप ऑफ क्लब हेल्थ एंड फिटनेस सेंटर है वो N एलिजिबल है, लेकिन अगर ये अंडर एनी लॉ यानी कोई लॉ की रिक्वायरमेंट है उसके लिए ली गई है तब हम ITC बुक कर सकते हैं। तो इस केस में ऐसा कुछ नहीं है, इस केस में हमें नहीं दिया हुआ कि अंडर एनी लॉ है उसके लिए मैंडेटरी है मेंबरशिप लेना क्लब के लिए एम्प्लॉय के लिए, तो ऐसी डिटेल नहीं दी हुई, तो हम यहाँ पर ITC बुक करने के लिए एलिजिबल नहीं है। तो यहाँ 1,45,000 ITC बुक नहीं कर सकते। नेक्स्ट है इनपुट टू बी रिसीव इन 5 लॉट्स आउट ऑफ विच 3 लॉट वाज रिसीव ड्यूरिंग द मंथ। ठीक है, तो मतलब कि 5 लॉट्स है उसमें रिसीव होना है इनपुट्स, जिसमें 3 लॉट हमें रिसीव हो चुका है। तो हमने सेक्शन 16 है उसकी एक कंप्लाइंस देखी थी, उसमें लिखा हुआ था कि हमें जब तक गुड्स सर्विस रिसीव नहीं होता तब तक ITC बुक नहीं कर सकते। और यदि लॉट में रिसीव होना हो तो जब हमें लास्ट लॉट जब तक रिसीव नहीं होता तब तक हम एंटायर लॉट के लिए ITC बुक नहीं कर सकते। तो 80,000 है उसकी भी ITC हम बुक नहीं कर सकते, क्योंकि मैं आपको शो कर देता हूँ, इसमें लिखा हुआ है अगर गुड्स रिसीव होते हैं लॉट्स में तो ITC अलाउ होगी अपॉन रिसिप्ट ऑफ लास्ट लॉट। ठीक है, तो यहाँ पर हमें लास्ट लॉट है अभी रिसीव नहीं हुआ, अभी 2 लॉट और बाकी हैं, तब हम 80,000 की बुक ITC जुलाई मंथ में नहीं कर सकते। और नेक्स्ट है ट्रक यूज फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ रॉ मटेरियल। अब इसमें ट्रक या मोटर व्हीकल और वो किसके लिए यूज हो रहा है? रॉ मटेरियल के ट्रांसपोर्ट करने के लिए। तो ये भी हमने देखा था कि मतलब कि सेक्शन 17 है उसमें क्या देखा था हमने देखा था कि अगर जो भी मोटर व्हीकल है अगर वो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स के लिए यूज़ किया जा रहा है तब उस पर बिंदास हमें ITC अवेलेबल है। ठीक है, तो ठीक है, तो मतलब कि रॉ मटेरियल यूज़ करा। नेक्स्ट है कैपिटल गुड्स आउट ऑफ 3 आइटम इनवॉइस 2 आइटम इज मिसिंग एंड GST पेड ऑन दोज आइटम 80,000। ठीक है, तो 3 आइटम रिसीव हुए थे जिसमें इनवॉइस है वो 2 आइटम की मिसिंग है और जिस पर GST कितना 80,000 पे किया था हमने। तो हमने क्या देखा था ITC क्लेम करने, अभी थोड़ी देर पहले बताया था मैंने आपके पास क्या होना चाहिए? वैलिड टैक्स इनवॉइस होनी चाहिए। अगर इनवॉइस मिस है तो हम कैसे ITC बुक कर सकते हैं? तो 80,000 की ITC बुक नहीं कर सकते, तो हम टोटल कितनी 70,000 की ITC बुक कर सकते हैं जो इनवॉइस हमारे पास अवेलेबल है। तो 70,000 की ये और 40,000 की ये, तो कितनी होगी? 1,10,000 है उसकी टोटल ITC हम जुलाई मंथ में बुक कर सकते हैं। और इसका हम आंसर चेक कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 15। 1,10,000 की ITC बुक कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें क्वेश्चन नंबर 16 है। क्वेश्चन नंबर 16 में भी हमें जो अक्टूबर मंथ है उसमें कुछ इनवर्ट सप्लाई प्रोक्योर हुई है और हमें चेक करना है कि क्या वी आर एलिजिबल्स टू बुक द ITC और नॉट। ठीक है, तो रो स्पाइसेस परचेज हुई, रो स्पाइसेस सोल्ड टू कस्टमर को 50,000 और रो स्पाइस यूज फॉर पर्सनल यूज टू डायरेक्टर को 20,000। तो हमने पढ़ा था कि जो भी हमने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था मैंने कि जो भी रजिस्टर्ड पर्सन है वो ITC बुक करने का भी एलिजिबल हो जाए अगर यूज या इंटेंट टू बी यूज इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस में। तो इसमें फर्स्ट तो मतलब ठीक है सोल्ड टू कस्टमर मतलब बिजनेस में यूज हो रही है 50,000 की, लेकिन जो पर्सनल पर्पज के लिए यूज हो रही है वो मतलब कि फर्दरेंस ऑफ बिजनेस के लिए नहीं है,
इन द कोर्स ऑफ बिजनेस के लिए नहीं है, मतलब नॉन बिजनेस के लिए है, तो 20,000 के केस 20,000 की आईटीसी बुक नहीं कर सकता। ओनली ही इज एलिजिबल टू बुक द आईटीसी ऑफ 50,000, ठीक है। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक मशीनरी परचेज हुई जो यूज की मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, ठीक है। तो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस किया इन द कोर्स ऑफ फर्दरनेस ऑफ बिजनेस है, तो मतलब कि इसके लिए आईटीसी बुक करने के लिए एलिजिबल 25,000 की। मोटर व्हीकल यूज फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ एम्प्लॉय, हमने क्या देखा था, हमने देखा था कि जो मोटर व्हीकल है अगर वो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पर्सन यूज हो रही है तब उस पर आईटीसी बुक नहीं कर सकते, लेकिन कब कर सकते हैं, अगर उसकी सीटिंग कैपेसिटी कितनी है, अगर सीटिंग कैपेसिटी अप टू 13% तक है और वो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पर्सन यूज हो रहा है तब हम आईटीसी बुक नहीं कर सकते। लेकिन कर सकते हैं यदि अब 13% तक है और वो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पर्सन यूज हो रहा है, फिर हम कर सकते हैं अगर वो फर्दर सप्लाई सच मोटर व्हीकल हो या ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर के लिए हो, या फिर वो मतलब कि इम्पार्टिंग ट्रेनिंग ऑन ड्राइविंग सच मोटर व्हीकल जो ड्राइविंग स्कूल केस में हो, ठीक है। तो इस केस में हमें दिया हुआ है कि वो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ एम्प्लॉय यानी ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पर्सन के लिए है। अब ट्रांसपोर्टेशन पर्सन के लिए हमें सीटिंग कैपेसिटी नहीं दी हुई कि वो 13% तक है या 13% से अबव है। अगर हम अजम्पशन लेते हैं 13% से अबव है तब तो इस पर आईटीसी बुक हो जाएगी, लेकिन 13% तक तब आईटीसी बुक करने के लिए एलिजिबल नहीं है। तो हम अजम्पशन लेते हैं कि 13% तक ही है, तो मतलब कि इस पर आईटीसी नहीं मिलेगी, ठीक है। और आंसर में क्या दे रखा है चेक कर लेते हैं। मोटर व्हीकल है, इन्होंने भी मतलब 13% तक ले रखा है, ठीक है। आईटीसी की उनके इसमें लिख रखा है आईटीसी मोटर व्हीकल ट्रांसपोर्ट पर्सन विद सीटिंग कैपेसिटी अप टू 30% से इंक्लूडिंग ड्राइवर इज ब्लॉक एक्सेप्ट इन द सेम एज योर टीटी, ठीक है। इन द गिवन केस इन द सप्लायर इज बिजनेस ऑफ स्पाइसेस आईटीसी मोटर व्हीकल यूज फॉर ट्रांसपोर्टेशन एम्प्लॉय इज ब्लॉक, ठीक है। तो मतलब इसमें 13% तक माना है सीटिंग कैपेसिटी, अगर 13% से अब होती तब इस पर आईटीसी हम बुक कर सकते थे, ठीक है। तो अजम्पशन ले सकते हैं इसमें कोई भी अपन कि 13% तक है, 13% ज़्यादा है, ठीक है। लेकिन हमें जब आईटीसी कैलकुलेट करने लिए बोल रहा है तब हम 13% मानेंगे कि ब्लॉक क्रेडिट है, ठीक है। नेक्स्ट पेमेंट मेड टू कॉन्ट्रैक्टर फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ स्टाफ क्वार्टर। अब स्टाफ क्वार्टर है, अब उसके कंस्ट्रक्शन के लिए यूज़ कर रहे हैं। अब इसमें भी मतलब कि अब जो स्टाफ क्वार्टर है उसका कंस्ट्रक्शन, अब हमने देखा था कंस्ट्रक्शन का मीनिंग क्या होता है, हमने देखा था कंस्ट्रक्शन मीनिंग क्या होता है लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि ये वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विस थी और यहाँ पर कंस्ट्रक्शन का मतलब क्या होता है। कंस्ट्रक्शन मतलब होता है कि कैपिटलाइजेशन यानी डेबिट टू फिक्स अकाउंट्स एंड चार्ज टू पीएनएल अकाउंट्स, ठीक है। तो मतलब कि स्टाफ क्वार्टर है उसको कैपिटलाइज, स्टाफ जो क्वार्टर है जो भी मतलब बिल्डिंग बना रहे हैं उसमें कैपिटलाइज करेंगे जो भी मतलब कि जो भी पेमेंट किया कॉन्ट्रैक्टर बिल को। तो मतलब कि अगर उसका अगर हम वर्क कॉन्ट्रैक्ट की जो मतलब पेमेंट मेड टू कॉन्ट्रैक्टर है, अब कॉन्ट्रैक्टर को मतलब कि वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विस हो सकती है, तो वर्क कॉन्ट्रैक्ट की जो सर्विस है उसको क्या हम क्या कर रहे हैं, कैपिटलाइज कर रहे हैं। तो हमने देखा था कि अगर वो कैपिटलाइज कर रहे हैं तब हम उस पर आईटीसी बुक नहीं कर सकते। अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन प्लांट एंड मशीनरी, तो स्टाफ क्वार्टर इमूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन प्लांट एंड मशीनरी, तब हम इस पर आईटीसी बुक करने के लिए एलिजिबल नहीं है। तो हम आईटीसी सिर्फ 55,000 सिर्फ ओनली 50,000 और 25,000, तो टोटल 75,000, तो आंसर में 75,000, ठीक है। तो इसने भी यही लिखा है कि कंस्ट्रक्शन के लिए अगर कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज है अगर वो मतलब कैपिटलाइजेशन, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन दे रखा है 17 नंबर क्वेश्चन है कि परचेज ऑफ आयरन विच इज़ यूज एज ए रॉ मटेरियल, इसमें हमें कैलकुलेट करना है मार्च मंथ के लिए। तो परचेज ऑफ आयरन विच इज़ यूज एज ए रॉ मटेरियल, ठीक है। तो गुड्स वर रिसीव इन 2 इंस्टॉलमेंट, फर्स्ट इन मार्च एंड सेकंड इन अप्रैल, ठीक है। तो मतलब मार्च में तो रिसीव नहीं हुआ हमें एंटायर लॉट, तब हम आईटीसी बुक नहीं कर सकते। अगर लॉट्स में रिसीव हो रहा है तो जब हमें लास्ट लॉट रिसीव हो तभी हम आईटीसी बुक करने के लिए एलिजिबल है, ठीक है। नेक्स्ट परचेज ऑफ एसेसरीज विच आर डिलीवर्ड डायरेक्टली टू द डीलर ऑफ द कंपनी ऑन द डायरेक्शन ऑफ दीना लिमिटेड, ये हमने देखा था बिल टू शिप मॉडल। बिल टू शिप मॉडल में इवन इफ वी हैव नॉट रिसीव द मटेरियल तो भी हम आईटीसी है वो बुक करने के लिए एलिजिबल है। तो ये हमने बिल टू शिप मॉडल है उसमें हमने देखा था ये जो बिल टू शिप मॉडल है उसमें क्या था कि गुड डिलीवर सर्विस प्रोवाइडेड टू थर्ड पर्सन को ऑन द डायरेक्शन ऑफ द रजिस्टर्ड पर्सन डेम्स टू बी रिसीव, ठीक है। उसको हम डेम्स टू रिसीव मान लेंगे, ठीक है। अगर मेरे डायरेक्शन पर किसी थर्ड पर्सन है अगर वो गुड्स रिसीव कर रहा है और जबकि इनवॉइस है, क्योंकि इसमें 3 पर्सन इन्वॉल्व रहते हैं, तो इनवॉइस मुझे बना रहा है और जबकि गुड्स रिसीव थर्ड पर्सन रिसीव कर रहा है, तो भी मैं मान लूँगा कि मैंने ही गुड्स रिसीव किया है, जिसे हम बिल टू शिप मॉडल कहते हैं, ठीक है। तो इस केस में हम 90,000 आईटीसी बुक कर लेंगे। और परचेज ऑफ बस सेटिंग कैपेसिटी 15th है फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ एम्प्लॉय फ्रॉम देयर रेजिडेंस टू कंपनी एंड वर्क, इसमें हमें सेटिंग कैपेसिटी दे रखी है। अगर दे रखी है तब हम क्या करेंगे, इस पर आईटीसी बुक करने के लिए एलिजिबल है क्योंकि इसकी सेटिंग कैपेसिटी कितनी है 15 है, ठीक है। एक बार देख लेते हैं इसमें क्या दे रखा है, ठीक है। इसमें सेटिंग कैपेसिटी 15 तो हम इसके आईटीसी बुक करने के लिए एलिजिबल, ठीक है। और नेक्स्ट है जनरल इंश्योरेंस टेकन ऑन कार यूज फॉर एक्सक्लूसिव और द कंपनी फॉर ऑफिशियल पर्पज, ठीक है। अगर कार है हमने क्या देखा था, कार की सेटिंग कैपेसिटी मतलब 13 तक माने चलेंगे अपन, तो
क्योंकि सीटिंग कैपेसिटी अगर दे रखी हो तब तो हम 13 से ऊपर मान लेते हैं। तो सीटिंग कैपेसिटी ठीक है कार की 13 तक है अब, और 13 तक होती है कार की, तो ठीक है, और सीटिंग कैपेसिटी कितनी है 13 तक मान के चलते हैं, ठीक है। और अगर वो किसके लिए, चाहे भले ऑफिस यूज़ के लिए हो, अगर हमें जो ट्रांसपोर्टेशन में पर्सनली यूज़ हो रही है, अगर वो 3 पर्पज़ थे किसके लिए, या तो फर्दर सप्लाई हो रही हो जैसे कार की, या फिर मतलब कि क्या बोलते हैं उसको, कि अगर वो ट्रांसपोर्टेशन और पैसेंजर यूज़ नहीं हो रही है इसमें, और या फिर मतलब कि वो किसके लिए, ड्राइविंग स्कूल वगैरह के लिए, जैसे मतलब कि जो इम्पार्टिंग ट्रेनिंग के लिए, ठीक है। तो यानी यहाँ पर ट्रांसपोर्ट में पर्सनली यूज़ हो रही है, और जिसकी सीटिंग कैपेसिटी कितनी है, हम 13 तक मान के चलते हैं, मतलब 13 से कम ही होगी। तो यहाँ पर अगर उसकी आईटीसी हमें अवेलेबल नहीं होगी, तो हमने देखा था लास्ट वीडियो में, ये जो क्रेडिट ऑफ जनरल इंश्योरेंस सर्विस रिपेयर एंड मेंटेनेंस शैल बी अवेलेबल इन सो फार एज रिलेट टू मोटर व्हीकल ऑन विच क्रेडिट अवेलेबल। अगर जिन पर क्रेडिट अवेलेबल होगी जो मोटर व्हीकल पर, उन्हीं पर हम इंश्योरेंस है रिपेयर मेंटेनेंस उसके बिल पर आईटीसी क्लेम कर सकते हैं। तो इस केस में जनरल इंश्योरेंस है उसकी आईटीसी हम अवेलेबल नहीं होगी, क्योंकि अगर हम ये जो कार परचेज करते हैं तो इस कार पर भी हमें आईटीसी अवेलेबल नहीं होगी, तो इस पर जो भी खर्चा किया जाए रिपेयर मेंटेनेंस का, जनरल इंश्योरेंस का, उस पर भी हमें आईटीसी अवेलेबल नहीं होनी है। तो हमें 1,97,000 की ही सिर्फ आईटीसी अवेलेबल होगी। देखिए आप इसमें सिर्फ ओनली 1,90,000 सॉरी इसमें 90,000 की भी आईटीसी अवेलेबल होगी। हाँ, जो बिल्ड टू शिप मॉडल वाला आईटीसी अवेलेबल होगी, नहीं भूल गए थे हम, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो दे रखा है, ठीक है, टोटल क्वेश्चन थे जो ब्लॉक क्रेडिट के, जो हमें कंप्लीट कर लिए, ठीक है। नाउ अब हम शुरू करेंगे सेक्शन 17 का जो पोर्शन था, सबसेक्शन 1 और सबसेक्शन 2, ठीक है, और साथ में हम रूल 42 और रूल 43 है वो भी कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो देखिए फर्स्ट हमें दिया होगा कि जो गुड्स एंड सर्विसेज हैं, अगर जो हमें यूज़ की जाती है पार्शली फॉर बिजनेस एंड पार्शली फॉर नॉन बिजनेस पर्पज़ के लिए, एक तो अगर देखिए जैसे मतलब कि ये गुड्स एंड सर्विसेज है, देखिए हमने ये जो गुड्स एंड सर्विसेज है, सॉरी ये जो गुड्स एंड सर्विसेज है कुछ भी, ठीक है, ये हमने रिसीव किया, ये जो हमने रिसीव किया, ये अगर नॉन बिजनेस पर्पज के लिए यूज़ हो रहा है, ये नॉन बिजनेस पर्पज है, अगर इसके लिए यूज़ हो रहा है तब तो हम सेक्शन 16 है उसी कंडीशन फुलफिल नहीं कर रहे, क्योंकि वो इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस में यूज़ नहीं हो रहा, तब हम इस पर आईटीसी बुक नहीं कर सकते, ठीक है। नेक्स्ट है कि ये बिजनेस पर्पज के लिए यूज़ हो रहा है, ठीक है। अब बिजनेस पर्पज के लिए यूज़ हो रहा है तब हम इस पर आईटीसी तो बुक कर सकते हैं। अब आगे क्या है कि ये 2 केस हो सकते हैं, ये मतलब कि बिजनेस पर्पज के लिए यूज़ हो रहा है, लेकिन जो बिजनेस पर्पज है उसमें या तो ये एग्जाम सप्लाई है उसके लिए यूज़ हो रहा है, जो हम एग्जाम सप्लाई करेंगे उसके मतलब कि एग्जाम सप्लाई करेंगे है ना, उसके के लिए यूज़ हो रहा है, और या फिर ये मतलब कि जो टैक्सेबल सप्लाई है उसके लिए यूज़ हो रहा है, ठीक है। अब जो फर्स्ट केस है कि जो मतलब कि जो भी हमने जो गुड सर्विस अवेल किया वो फॉर मेकिंग एग्जाम सप्लाई के लिए यूज़ हो रहा है, फिर मेकिंग एग्जाम आउटपुट सप्लाई, तो उसके केस में मतलब हम वैसे आईटीसी क्लेम नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा आउटपुट टैक्स ही नहीं चार्ज हो रहा है इस केस में, ठीक है। तो हमने जो इनपुट टैक्स किया उसकी आईटीसी कैसे क्लेम कर सकते हैं अगेंस्ट द आउटपुट टैक्स, ठीक है। और नेक्स्ट जो बिजनेस पर्पज के लिए यूज़ हो रहा है, जो किसके लिए टैक्सेबल सप्लाई यूज़ हो रहा है, तब इस केस में हम आईटीसी है वो हम क्लेम कर सकते हैं। कब कर सकते हैं, अगर वो सेक्शन 17 सब सेक्शन 5 है, अगर उसमें फॉल नहीं कर रहा है, अगर उसमें फॉल कर रहा है तब तो ब्लॉक क्रेडिट है, तब वैसे आईटीसी उसको बुक नहीं कर सकते, लेकिन इसके अलावा है तब हम इस पर आईटीसी बुक कर सकते हैं, ठीक है। ये तो सिंपल केस हो गया, लेकिन ऐसा केस भी हो सकता है कि ये जो हमने गुड्स एंड सर्विस रिसीव किया वो दोनों पर्पज के लिए यूज़ हो रहा है, वो बिजनेस पर्पज के लिए भी जो एग्जाम के लिए भी यूज़ हो रहा है, और वो टैक्सेबल सप्लाई के लिए यूज़ हो रहा है। जैसे मतलब हमने एक गोडाउन है वो रेंट पे ले रखा है, उसमें क्या है कि उस गोडाउन का जो मंथली जो रेंट है वो पे करते हैं, और उस गोडाउन में हम टैक्सेबल प्लस एग्जाम जो गुड्स सर्विसेज है वो दोनों को स्टोर करते हैं, तो मतलब दोनों के लिए यूज़ हो रहा है। तब हमें क्या है कि जो गोडाउन का जो रेंट पे किया है उस पर जो जीएसटी चार्ज हो रहा है उसकी जो आईटीसी है वो हमें इस एग्जाम्ड और इस टैक्सेबल दोनों में बाइफिकेट करनी होगी, और फिर जो एग्जाम्ड वाला पोर्शन है उस पर हम बुक नहीं कर सकते हैं, और जो टैक्सेबल पोर्शन है उस पर हम आईटीसी बुक कर सकते हैं। ऐसे ही जैसे मतलब कि कुछ नॉन बिजनेस पर्पज के लिए यूज हो रहा है और साथ में जो बिजनेस पर्पज के लिए यूज हो रहा है, तो नॉन बिजनेस और बिजनेस पर्पज के लिए यूज हो रहा है तभी भी हमें ऐसा ही करना पड़ेगा कि मतलब कि जो नॉन बिजनेस पर्पज है और बिजनेस पर्पज उसमें हमें बाइफिकेट करना होगा। अगर वो प्योरली अगर मतलब नॉन बिजनेस पर्पज यूज होता तो वैसे आईटीसी बुक नहीं कर सकते, लेकिन अगर वो कुछ बिजनेस पर्पज के लिए जैसे मतलब एक कार है तो मतलब कि जैसे मतलब कार तो जैसे ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स के लिए हमने कुछ कार खरीदी, ट्रांसपोर्ट गुड्स के लिए मोटर व्हीकल खरीदा। अब मोटर व्हीकल क्या है कि बिजनेस के लिए मतलब यूज लेते हैं और साथ में मतलब जो मतलब कि कुछ पर्सनल पर्पज है जैसे कुछ घर के काम के लिए मतलब अगर उस मोटर व्हीकल यूज किया जाता है तब हमें उसकी आईटीसी है वो उन दोनों में उस मोटर व्हीकल की आईटीसी दोनों में ही हमें बाइफिकेट करनी होगी, जो नॉन बिजनेस और बिजनेस दोनों पर्पज, ठीक है।
तो इसमें यही दे रखा है कि गुड्स एंड सर्विसेज है, अगर वो बिजनेस और नॉन बिजनेस पर्पज यूज होता है तब हमें आईटीसी अवेलेबल होगी, ओनली सिर्फ बिजनेस पर्पज के लिए यूज हो रहा है, ठीक है। ये तो मतलब नॉन बिजनेस और बिजनेस वाला हो गया। और अगर प्योरली अगर नॉन बिजनेस के लिए हो रहा है तब तो उसमें वैसे नहीं बुक कर सकते। इसी ही अगर वो आईटीसी है पार्सली किसके लिए, टेक्सटाइल सप्लाई, और टेक्सटाइल सप्लाई में इंक्लूड जीरो रेट सप्लाई, ठीक है, और पार्सली फॉर एग्जाम सप्लाई, तब हमें आईटीसी अवेलेबल होगी ओनली किसकी, जो टेक्सटाइल सप्लाई एंड जीरो रेट सप्लाई पर, ठीक है। और अगर प्योरली अगर एग्जाम सप्लाई यूज हो रहा है तब हम वैसे आईटीसी बुक नहीं कर सकते, ठीक है। अब आगे देखिए, अब जो आईटीसी है उसका बाइफिकेशन कैसे करेंगे, ठीक है। तो जैसे कि हमारे पास टोटल जो इनवॉइस है, एक बिजनेस है उसको जो टोटल इनवॉइस है इनपुट एंड इनपुट सर्विस के रेशियो में, मतलब टोटल इनवॉइस रेशियो ये ड्यूरिंग द मतलब जो भी मंथ है, ठीक है। अब उसमें से क्या करेंगे कि जो अगर नॉन बिजनेस पर्पज एक्सक्लूसिव अगर नॉन बिजनेस पर्पज यूज हो रही है उसको हम हटा देंगे, ठीक है, उसको हम ऑलरेडी यहाँ से हटा देंगे, ठीक है। जो टोटल इनवॉइस थी टी मतलब टोटल इनवॉइस हमें रिसीव हुई, उसमें से जो नॉन बिजनेस उनमें से जो नॉन बिजनेस पर्पज यूज रही है उसको हम अलग कर देंगे, ठीक है। उस पर तो हमें आईटीसी अवेलेबल नहीं होगी, ठीक है, जो एक्सक्लूसिव अगर नॉन बिजनेस पर्पज यूज हो रही है। सेकंड है अगर जो एक्सक्लूसिव एग्जाम सप्लाई यूज हो रही है, एक्सक्लूसिव यूज हो रही है, तब उसको भी हम जो टोटल इनवॉइस है वहाँ से हटा देंगे क्योंकि हमें इस पर भी आईटीसी नहीं मिलनी। और एक है एन एलिजिबल क्रेडिट जो सेक्शन 17(5) है। अब एन एलिजिबल क्रेडिट है जो ब्लॉक क्रेडिट है, अब उस पर तो वैसे भी आईटीसी नहीं मिलनी, तो उसकी जो भी इनवॉइसेस थी उसको भी हम चाहे भले वो बिजनेस पर्पज के लिए यूज हो रही हो और वो टैक्सी सप्लाई यूज हो रही हो, लेकिन वो तो बेसिक ब्लॉक है तो उसको भी हम अलग कर देंगे कि इस पर भी आईटीसी नहीं मिलनी। अब हमारे पास जो इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में जो अमाउंट जाएगी वो टोटल मतलब कि जो टोटल इनवॉइस थी उसमें से हम एक्सक्लूसिव नॉन बिजनेस पर्पज के लिए, एक्सक्लूसिव एग्जाम सप्लाई के लिए और जो ब्लॉक क्रेडिट है, उन तीनों को लेस करने के बाद जो टोटल बचती है वो हमारे इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर है उसमें क्या होगी, क्रेडिट होगी कि हम शो करेंगे हमारे पास इतनी आईटीसी है, वो हम जो अपना जो क्रेडिट लेजर है जीएसटी का उसमें हमारी शो होगी, ठीक है, जो हम क्रेडिट करेंगे। और फिर उसमें से हम क्या करेंगे कि जो एक्सक्लूसिव अगर बिजनेस पर्पज के लिए यूज हो रही है तो उसको हम क्या करेंगे, अब ये जो हमारे पास टोटल आईटीसी आई है उसमें से कुछ आईटीसी ऐसी है जो एक्सक्लूसिव बिजनेस पर्पज, जैसे हमने कोई रेंट है जो से कोई गोडाउन किराए पर ले रहा है उसमें सिर्फ ओनली टैक्सेबल सप्लाई स्टोर की जाती है, टैक्सेबल गुड्स एंड सर्विसेज है वो ही स्टोर किए जाते हैं, तब वो तो मतलब सीधा पता है अपने को वो सिर्फ किसके लिए है, वो टैक्सेबल सप्लाई के लिए है, तो उसको हम अलग कर देते हैं। फिर जो बचती है वो हमारे पास कॉमन क्रेडिट बचती है, यानी इस कॉमन क्रेडिट में क्या हो सकता है कि इस कॉमन क्रेडिट में है कि जो नॉन बिजनेस, जो एग्जेम्प्ट और जो टैक्सेबल तीनों के लिए यूज की जा रही है, क्योंकि यहाँ पर जो C1 था उस C1 में से हमने क्या क्या हटा दिया था। C1 कैसे निकला था कि जो टोटल हमारे पास इनवॉइस थी उस इनवॉइस में से नॉन बिजनेस एक्सक्लूसिव ओनली, अगर उसमें से जैसे मतलब बिजनेस और नॉन बिजनेस या एग्जेम्प्ट और टैक्सेबल दोनों यूज हो रही हो वो तो हमने हटाई नहीं अभी तक, तो सिर्फ ओनली कौन सी जो एक्सक्लूसिव नॉन बिजनेस एक्सक्लूसिव एग्जेम्प्ट और जो मतलब इन एलिजिबल क्रेडिट थी, ब्लॉक क्रेडिट थी, वो हटा दी थी। तब हमारे पास ये जो बचता है वो हमारे आईटीसी जो क्रेडिट लेजर है। अब इसको भी हम क्या, इसमें कौन कौन चीज़ आएगी, एक तो जो मतलब कि कॉमन वाली और एक जो एक्सक्लूसिव बिजनेस वाली, ठीक है। अब एक्सक्लूसिव बिजनेस वाली हटा देंगे तब हमारे पास कॉमन बच जाएगी। अब इस कॉमन है इसका हम बाइफर्केट करके चलेंगे कि जो कॉमन क्रेडिट है इसको हम, अब कॉमन क्रेडिट में कौन कौन से पोर्शन हो सकते हैं, एक तो नॉन बिजनेस वाला और एक कौन सा एग्जाम्प्ट वाला। तो नॉन बिजनेस के लिए और एग्जाम्प्ट के लिए, जो नॉन बिजनेस है उसके लिए तो हम क्या करेंगे, जो कॉमन क्रेडिट है उसका 5% है, इसका हमें परसेंटेज दे रखा है कि आपके पास अगर टोटल इनवॉइस है जो कॉमन क्रेडिट है उसका 5% आप नॉन बिजनेस है उसके लिए एट्रीब्यूट कर देंगे यहाँ से, ठीक है। और जो एग्जाम्प्ट कितना एट्रीब्यूट होगा उसके लिए हमारा क्या फॉर्मूला, उसके लिए फॉर्मूला है कि एग्जाम्प्ट टर्नओवर, ठीक है, उसको हम रेशियो में करेंगे। जैसे मतलब हमारे पास क्या है कि हम जो एग्जाम टर्नओवर है, ये एग्जाम टर्नओवर है वो कैलकुलेट करेंगे अपॉन हमारे पास टोटल टर्नओवर। टोटल टर्नओवर क्या आएगा, टोटल टर्नओवर कौन सा वाला, कि जो टोटल टर्नओवर हम कौन सा वाला लेंगे, ये जो नॉन बिजनेस प्लस एग्जाम्प्ट और प्लस टैक्सेबल, जो टोटल टर्नओवर है उसमें से जो एग्जाम टर्नओवर कितना है उसका पोर्शन कितना है और इनटू हमारे पास कॉमन क्रेडिट कितनी है, वो हम क्या करेंगे कि हमारे पास जो D1 हमारे पास एग्जाम्प्ट वाला पोर्शन आ जाएगा, ठीक है। तो ये हम एग्जाम्प्ट वाला पोर्शन और ये नॉन बिजनेस वाला पोर्शन हम कैलकुलेट कर लेंगे, उसमें से जो कॉमन क्रेडिट में लेस करने के बाद हमारे पास कौन सा आएगा, जो कॉमन क्रेडिट एट्रीब्यूट ओनली टैक्सेबल एंड जीरो रेट सप्लाई। तो हमारा टोटल कितनी होगी, एलिजिबल क्रेडिट कितनी होगी कि जो एक्सक्लूसिव जो हमने बिजनेस के लिए यूज की थी वो, और कॉमन वाला जो पोर्शन जो हमने एट्रीब्यूट किया था टैक्सेबल और इंक्लूड जीरो रेट सप्लाई को, तो वो पोर्शन, तो ये पोर्शन हमारे पास क्या होगा, हम इसके लिए एलिजिबल है क्रेडिट बुक करने, ठीक है।
तो यहाँ पर हमें दिया हुआ है कि T1 T2 T3 T4 शैल बी डिटरमिन एज इनवॉइस लेवल इन GST2 एंड समरी लेवल इन GST3 भी, ठीक है। अब हमने ऊपर पढ़ा था कि हमें जो एग्जाम्ड वाला पोर्शन है वो हमें एग्जाम टर्नओवर अपॉन टोटल टर्नओवर इनटू कॉमन क्रेडिट है उसके रेशियो में हमें लेस करनी होगी, ठीक है। तो यहाँ पर एग्जाम टर्नओवर क्या मतलब है, उसका मतलब इंक्लूड द फॉलोइंग सबसेक्शन 73 ऑफ द CGT। जैसे मतलब एग्जाम टर्नओवर है, जो हमने एग्जाम टर्नओवर जो डेफिनेशन समझी थी, जो हमने रजिस्ट्रेशन चैप्टर किया था, उसका जो सेकंड वीडियो था उसमें हमने एग्जाम टर्नओवर डेफिनेशन की थी, ठीक है। तो वो तो है ही है, प्लस इसमें स्पेसिफिक इंक्लूड किया हुआ है नॉन टैक्सेबल सप्लाई, ठीक है। ये तो वैसे ही मतलब कि नॉन टैक्सेबल वैसे एग्जाम टर्नओवर का पार्ट होता है, ठीक है। और नेक्स्ट है आउटवर्ड सप्लाई। आउटवर्ड सप्लाई कौन सी, जिस पर रिवर्स चार्ज पेबल है। ये वैसे एग्जाम टर्नओवर पार्ट नहीं होती। जैसे हमने कोई सप्लाई की आउटवर्ड, अब उसमें हमें GST पे नहीं करना, सामने वाले बंदे को GST पे करेगा उसमें, ठीक है। तो मतलब कि उसमें जो रेसिपिएंट GST पे करेगा, तब हम उस सप्लाई को हम ऐड करेंगे इस एग्जाम टर्नओवर के लिए, जब हम कैलकुलेट करते हैं कि एग्जाम टर्नओवर फॉर द पर्पज ऑफ जो रूल 42, ठीक है। और नेक्स्ट है ट्रांजैक्शन सिक्योरिटीज़ है। तो जो भी सिक्योरिटी में जो ट्रांजैक्शन की है उसका हमें स्पेसिफिक परसेंटेज दिया कि 1% ऑफ टोटल सेल्स वैल्यू है वो हम ऐड करके चलेंगे। और ऐसे ही हम सेल ऑफ लैंड है वो उसकी जो स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू है वो हम ऐड करेंगे। और सेल ऑफ बिल्डिंग है उसका हम कौन सा वैल्यू जो मतलब कि आफ्टर रिसिप्ट ऑफ ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट और आफ्टर फर्स्ट ऑक्यूपेशन है, ठीक है। उसके पास जो वैल्यू बचती है उसको हम स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू यानी लैंड और बिल्डिंग की हम स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू है वो हम एग्जाम टर्नओवर के लिए ऐड करके चलेंगे, ठीक है। तो मैं आपको क्या बताऊँ कि जैसे एग्जाम टर्नओवर है वो हमें, जैसे एग्जाम टर्नओवर हमारे पास जो है वो तो है ही है, प्लस स्पेसिफिक हम क्या ऐड करेंगे, क्योंकि सेल ऑफ लैंड और सेल ऑफ बिल्डिंग वो तो सप्लाई नहीं होती, हमने पढ़ा था। ये तो मतलब सप्लाई नहीं है, तो सप्लाई नहीं है तो एग्जाम कहाँ से पार्ट बनेगी, लेकिन फिर भी हम इसको स्पेसिफिक एग्जाम टर्नओवर ऐड करते हैं। इसी सिक्योरिटी है उसकी ट्रांजैक्शन भी सप्लाई नहीं होती, क्योंकि सिक्योरिटी को सर्विसेज या गुड्स नहीं माना हुआ है, तो नहीं माना हुआ तो मतलब सप्लाई नहीं हो सकती, तो फिर भी इसको स्पेसिफिक ऐड किया हुआ है। और फिर दो सप्लाई है, नॉन टैक्स सप्लाई और आउट ऑफ सप्लाई, जिस पर रिवर्स चार्ज पेबल है रेसिपिएंट द्वारा, तो वो तो वैसे भी आपको पता है वो तो ऑलरेडी एग्जाम टर्नओवर पार्ट ही होती है, ठीक है। स्पेसिफिक दो है, ट्रांजैक्शन सिक्योरिटी और सेल ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग, ठीक है। लेकिन उसमें हम एग्जाम टर्नओवर में ये तो ऐड करेंगे, लेकिन कुछ चीज़ें जो एग्जाम टर्नओवर पार्ट होती है उसको हम स्पेसिफिक एक्सक्लूड करेंगे। कौन कौन सी, कि जो मतलब एक्साइज ड्यूटी एंड वेट है, जो सप्लाई एंड तंबाकू, जो भी मतलब कि हमने जो तंबाकू है और जो एल्कोहल लिकर है उसकी जो तंबाकू है, उसकी जो तंबाकू पर आपको पता है एक्साइज ड्यूटी एंड वेट एप्लीकेबल है, क्योंकि एल्कोहल लिकर पर तो वैसे मतलब GST एप्लीकेबल नहीं है। ये जो तंबाकू है उसकी जो मतलब तंबाकू प्रोडक्ट है उसकी जो सप्लाईज है उस पर जो एक्साइज ड्यूटी एंड वेट लगता है, फिर उसके बाद GST लगता है। तो मतलब कि जो भी एक्साइज ड्यूटी एंड वेट लगता है उसको हम क्या करेंगे, एग्जाम टर्नओवर से लेस करेंगे, ठीक है, क्योंकि उससे GST तो, ठीक है। ठीक है। और नेक्स्ट जो भी इंटरेस्ट डिस्काउंट रिसीव ऑन डिपॉजिट लोन है, ठीक है, जो भी मतलब कि हमने जो लोन एडवांस जो भी इंटरेस्ट डिस्काउंट है वो एग्जाम टर्नओवर पार्ट होता है, उसको हम यहाँ पर जो मतलब कि रूल 42 के पर्पज हम लेस करके चलेंगे, ठीक है। और ऐसे ही जो ट्रांसपोर्टेशन गुड्स बाई वेसल फ्रॉम कस्टम स्टेशन टू प्लेस आउटसाइड इंडिया है तो वो भी हम लेस करके चलेंगे, ठीक है। तो ये चार चीज़ ऐड करेंगे और ये तीन चीज़ लेस कर चलेंगे, ठीक है। और टोटल टर्नओवर है, टोटल टर्नओवर में जो मतलब कि हमारे पास जो टर्नओवर है कि वैल्यू ऑल टैक्स सप्लाई है वो तो होती है, वैल्यू ऑफ एग्जाम सप्लाई वो तो सेम जो टोटल टर्नओवर डेफिनेशन है जो हमने पढ़ी थी, जो ठीक है हमने ऑलरेडी कर चुके हैं, तो ये टोटल टर्नओवर डेफिनेशन सेम रही, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसका एक एग्जाम्पल करेंगे, उससे आप बेटर समझ पाओगे, ठीक है। और फिर हम इसको वापस लिंक करेंगे उस एग्जाम्पल से, ठीक है। तो ये हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।